एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस। अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज. दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन. दीस आर द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सीरीज, राइट? तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डेली डोजेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमने यहाँ पर लॉन्च करा है. दिस इज वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम. और इसके अंदर जो भी टेस्ट, देखो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से तो आप इंटरेक्ट कर ही चुके होंगे. टेस्ट सीरीज में क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट देता है, वो आपको सॉल्व करना होता है एक जगह बैठकर, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन पकड़ा देता है. दैट्स ऑल, ठीक है. और टेस्ट जो होते हैं बहुत दिनों बाद होते हैं. जैसे एक बार अभी आज टेस्ट हुआ है तो 2 वीक बाद टेस्ट होगा, और उसके बीच में आप कुछ प्रिपेयर भी नहीं कर पाते, और ना आपको कोई नोट्स दिए जाते हैं, राइट, और ना ही आपको कोई पोस्ट पोस्ट टेस्ट गाइडेंस, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो ये सिंपली क्या है कि आपके पैसे लूटने के काम होते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर. इंस्टीट्यूट एक बार आपके पैसे ले लेता है तो देयर इज नो लायबिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूट, ठीक है. पर हम यहाँ पे डेली डोज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पर देखो डिसिप्लिन सेंट्रिक और कॉन्सेप्ट ड्रिवन यूपीएससी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाना था, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डेली का आपको 20 क्वेश्चंस पॉलिटिक जैसे एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा. मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में सबसे पहले आपको कुछ कंटेंट दिया जाएगा, वो कंटेंट आप पढ़ेंगे, उन कंटेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस वो आपको सॉल्व करने होंगे. इसी तरह से इवनिंग में चाय की चुस्की पीते पीते, ठीक है, चाय पीते पीते आप क्या करोगे, 4 बजे कुछ कंटेंट पढ़ोगे और उस कंटेंट का टेस्ट दोगे. 5 या 6 बजे उसका टेस्ट हो जाएगा, राइट. तो 20 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाएंगे. ऐसे करके हर दिन का इंगेजमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है. इसके अलावा आपको वीकली टेस्ट दिया जा रहा है. जो भी आपने एक वीक के अंदर पूरा पढ़ चुके हो, जो भी कंटेंट, उसके ऊपर वीकली टेस्ट लिया जा रहा है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो हमारा डेली एंगेजमेंट का प्रोग्राम है. वीकली टेस्ट के थ्रू हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजों को पढ़ा रहे हैं. एक पर्टिकुलर शेड्यूल दिया जाएगा आपको हर वीक का, जिसको आपको इसके अंदर करना होगा, राइट. चलिए, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. मॉनरो डॉक्ट्रिन. मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है, अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इसको एक तरह से यूज कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं कि देखो वेनेजुएला के ऊपर जो हमने अटैक करा ना, वो हमारी एक तरह से मॉनरो डॉक्ट्रिन जो थी 200 साल पहले पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अटैक, इसके हिसाब से ये जो अटैक है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर, ठीक है. तो अब हमको समझना है कि भाई मॉनरो डॉक्ट्रिन है क्या, और कैसे वो इस करंट सिचुएशन के अंदर रिलेटेड है, वो अपन को इसके अंदर समझना है, ठीक है. यहाँ पर ये देखो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है. और ये है जेम्स मुनरो. जेम्स मुनरो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वंस अपॉन ए टाइम इन 1823 जेम्स मुनरो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 1823 मतलब ब्रिटिशर्स कॉलोनीज वाला टाइम चल रहा है. ब्रिटिशर्स याद आ गए होंगे आपको, बहुत सारी कंट्रीज, फ्रेंच, फ्रांस जो है, ब्रिटेन जो है, पुर्तगीज, डच, ये सब क्या है, ये सब कॉलोनीज बना रही हैं विश्व के अलग अलग लोगों को, राइट. तो यहाँ पर जेम्स मुनरो एक डॉक्ट्रिन देते हैं 1823 में कि भाई देखो तुम्हें जो करना है ना जीवन में वो करो, तो कॉलोनी बनाना कनक बनाओ, पर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे हाथ आंख उठाकर मत देख ले, यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, ठीक है. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेजेमनी है. हेजेमनी कौन, ये जो अमेरिकाज है उसको छोड़ दो तुम, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर हमारी दादागिरी चलेगी. बाकी जगह तुम पूरा इंडिया में बनाओ, चाइना में बनाओ, अफ्रीका में बनाओ, कहीं भी बनाओ कॉलोनीज, इट डजंट मैटर फॉर अस. बस ये है कि यहाँ पर मत देख लेना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में मत देख लेना, राइट. तो उस वक्त यूरोपियन पावर्स जो है वो कॉलोनीज बना रही हैं, और यूरोपियन पावर्स को यहाँ पर एक तरह से वार्निंग दी जा रही है इसके द्वारा, जेम्स मुनरो के द्वारा 1823 में, जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. वो ऐसे बोलते हैं कि भैया यहाँ पर यूरोपियन पावर की कॉलोनी नहीं चलेगी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, राइट. तो यहाँ पे देखो, मॉनरो डॉक्ट्रिन आर्टिकुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो इन 1823 लेड डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. नॉन कॉलोनाइजेशन. सबसे पहले है यूरोपियन पावर शुड नॉट एस्टेब्लिश न्यू कॉलोनीज इन द अमेरिकाज, ठीक है. अमेरिकाज के अंदर मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर कोई नई कॉलोनी यहाँ पर नहीं बनेगी. नॉन इंटरफेरेंस. एनी अटेम्प्ट बाय द एक्सटर्नल पावर्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर नेशंस वुड बी व्यूड एज अ हॉस्टाइल टू द यूएसए. कोई भी अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर कुछ भी गुस्ताखी करेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुस्ताखी विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. एंड यूएस स्टेन इन द यूरोप, यूएस वुड नॉट इंटरफेयर इन द यूरोपियन वार्स. और यूएस बोलता है कि ठीक है भाई, मेरे को ये वाला एरिया दे दो, यहाँ पे मेरे को हेजेमनी बनाने दो, और बाकी का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम वहाँ पे पावर कॉलोनीज बनाओ, यहाँ पे घर बनाओ, परिवार बनाओ, कुछ भी करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है,
ये मॉनरो डॉक्ट्रिन की बेसिक प्रिंसिपल है कि यूएसए विल नॉट लुक इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द यूरोपियन वार्स और ये सब चीजें इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वर्ल्ड वार तक ये डॉक्ट्रिन यहाँ पर चली थी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So Monroe Doctrine was a foreign policy statement issued by the US President James Monroe in 1823, asserting that the Western Hemisphere was no longer open to the European colonization. ठीक है, नो न्यू कॉलोनाइजेशन, नॉन इंटरवेंशन, यूएस नॉन इंटरवेंशन की यूएस से भी तुम्हारे भाई तुम हमें सुख से रहने तो हम तुमको सुख से रहने देंगे, है ना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाएंगे, राइट। हम तुम्हारे अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यहाँ पर तुम इंटरफेरेंस मत करो। और यहाँ पर है सेपरेट स्फीयर्स, अमेरिका एंड यूरोप वर टू बी रिमेन डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल स्फीयर, इस तरह से यहाँ पर बोला जाता है। तो अभी जब अटैक करा गया है तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी हेजेमनी है ना इसमें, राइट। साउथ अमेरिका में हमारी हेजेमनी, साउथ अमेरिका एक कंट्री के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी, हमने अपनी हेजेमनी और मोनरो डॉक्ट्रिन के थ्रू उसके ऊपर क्या कर लिया, उसके ऊपर कब्जा जमा दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट इज एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट जो है एक ऑब्जर्वेटरी है, राइट, जो कि स्पेस के अंदर रहती है। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी। स्पेस ऑब्जर्वेटरी मतलब कि स्पेस पे अंदर रहकर ऑब्जर्व करेगी भाई, अभी है ना, ऑब्जर्व करेगी। एस्ट्रोसेट हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च, ठीक है, 10 साल हो गए इसको। तो एस्ट्रोसेट अगर हम देखेंगे तो अंडरस्टूड वेरी सिंपली एज ए इंडिया स्पेस बेस्ड आई, है ना, स्पेस के अंदर इंडिया की आंख है टू स्टडी द यूनिवर्स इन मैनी कलर्स एट द सेम टाइम। अब यूनिवर्स को अलग अलग कलर में देखना का मतलब क्या है कि ऐसी आंख जो अलग अलग कलर में देख रही है यूनिवर्स को, मतलब यूनिवर्स को अलग अलग अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अलग अलग एक तरह से फ्रीक्वेंसीज के अंदर देखी जा रही है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ के अंदर देखी जा रही है ना। कभी यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, स्पेस ऑब्जर्वेटरी के अंदर क्या है, बहुत सारी, जैसे जैसे एक्सरेज भी है, एक्सरेज वाला, तो एक्सरेज छोड़कर आप देख सकते हैं यूनिवर्स को। इसी तरह से यूवी को के बेसिस पे देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेंट, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे अलग अलग डायमेंशंस के अंदर, अलग अलग कलर्स के अंदर आप गैलेक्सी को देख सकते हैं, राइट। ऐसी ऑब्जर्वेटरी बना रखी है भारत ने, बना रखी है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर उसको एस्टेब्लिश कर रखा है। तो यहाँ पर समझो एस्ट्रोसेट कैन बी अंडरस्टूड वेरी सिंपली, अगर सिंपल हम देखें तो ऐसी आंख जो स्पेस के अंदर है टू स्टडी द यूनिवर्स इन द मैनी कलर एट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे कलर्स यूनिवर्स के अंदर दिख रहे हैं अपन को, राइट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ फेंक कर हम यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं। Astrosat is India's first dedicated space observatory launched by the ISRO in the September 2025. Its main purpose to study stars, galaxy, black holes and other cosmic objects by observing them in the X-rays, ultraviolet lights, optical lights simultaneously. एक साथ उसको different different lights के अंदर देखना, that is Astrosat का काम। Most earlier satellites observed the universe only in one type of radiation, है ना। पहले सैटेलाइट्स क्या होते थे कि एक ही टाइप से देखा करते थे, राइट। अब क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप से इसके अंदर देख रहे हैं, अलग अलग मल्टीपल वेवलेंथ से देख रहे हैं, विच गिव मोर कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर, जिससे एक कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर यहाँ पर मिल रही है, राइट। अब क्या होता है कि लो अर्थ ऑर्बिट है, राइट, उसके अंदर ये है लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि अगर आप अर्थ से देखें तो 650 किलोमीटर ऊपर है सर, ठीक है। तो ये अर्थ है, मान लो इससे 650 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट घूम रहा है, उस ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट है, दैट सैटेलाइट इज नोन एज व्हाट, दैट सैटेलाइट इज नोन एज एस्ट्रोसेट, उसको अपन एस्ट्रोसेट बोल रहे हैं, राइट। तो इट वाज प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट अबाउट 650 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड वाज डिजाइन टू वर्क फॉर द 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए काम करने के लिए इसको भेजा था। पर ये था मेहनती आदमी, अभी तक काम कर रहा है भाई, ठीक है। 2015 में भेजा था तो 2020 में इसको खत्म हो जाना चाहिए, तो इसने बोला नहीं भाई मैं तो मेहनती आदमी हूँ, कि अभी तक भी 2026 तक ये काम कर रहा है। द सैटेलाइट कवर्स अ wide energy range from the soft ultraviolet to the high X-rays, allowing scientists to study both extremely hot and very distant object in the space. बहुत दूर स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर बहुत हॉट ऑब्जेक्ट हो, सबको ये इसके अंदर अच्छे से पढ़ सकता है। थ्रू एस्ट्रोसेट साइंटिस्ट स्टडी ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, especially how matters behaves under the extreme gravity and strong magnetic field. इसके अंदर ये सब चीजें अपन देख सकते हैं। It also helps in understanding how stars are born, how galaxy evolves, and how sudden events like the X-ray burst explosion in the space occurs. Its ultraviolet telescope has helped observe very distant galaxy, giving clues about the early universe, है ना। बहुत दूर दूर जो गैलेक्सी है जिनको हम कभी नहीं पढ़ पा रहे थे, उससे एस्ट्रोसेट उसको भी देख सकता है, उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है, और उससे हमें पता चलेगा। देखो क्या हुआ था, ब्रह्मांड कैसे बना था, एक ब्लैक एक तरह से क्या था, एक डेंस मटेरियल था जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं इसको अपन,
जिसको हम कहते हैं सिंगुलरिटी, यस सिंगुलरिटी है ना, वो बहुत डेंस था, एकदम से वो फटा और फटकर बहुत सारी चीजें बन गई है ना, पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर इस तरह से बना, पूरे गैलेक्सी इस तरह से बनी। तो अब जो दूर है ना, दूर वो पुराने हैं, है ना। अब ये एक्सपेंड करता रहा, कंटिन्यूसली एक्सपेंड करता रहा। अब जो जैसे फटेगा तो ये वाला दूर होगा, ये वाला पास होगा, है ना। यहाँ से अगर हम देखें ये और पास होगा, ये और पास होगा एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज अगर हम जान पाए तो हमको पता चल जाएगा कि ओरिजिन कैसे होता है ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो ओरिजिन कैसे होता है ये पता करने के लिए हमको इतनी दूर तक जाना पड़ेगा। तो एस्ट्रोसैट यहाँ पर खड़ा होकर इतनी दूर वाली चीज को भी देख सकता है, ऐसा इसके अंदर हम बताने की कोशिश। तो यहाँ पर देखो, गिविंग क्लूज अबाउट इट, इट्स अल्ट्रावायलेट telescope has helped observe very distant galaxies, giving clues about the early universe. अब देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये है सैटेलाइट। अब देखिए ये सैटेलाइट है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, जैसे लैक्स पीसी, यूवीआईटी, सीजेडटीआई। सीजेडटीआई का मतलब कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर। ये क्या करता है, ये एक तरह से एक्सरे, हार्ड एक्सरेज इमेजिंग करता है, राइट। ये यूवीआईटी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, राइट। ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से अलग कलर में देख रहा है, मतलब हाई रिजोल्यूशन का यूवी रेस, फार यूवी रेस इसके अंदर जाती हैं और वो देख के आती हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से एसएसएम अगर हम देखेंगे तो स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है। तो ये एक तरह से एक्सरे सोर्सेस का से ही ये एक तरह से देखता है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं जो कि एक्सरेज, यूवी रेज, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, राइट, लार्ज। तो ऐसे बहुत सारे और भी पेलोड्स हैं, पर ये 5 पेलोड्स आपको याद रखने वाले होंगे। तो पूछ सकता है इसमें क्या कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर है क्या। ये 5 इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसरो की वेबसाइट पे ये डायरेक्टली दे रखे हैं, राइट। आपको पता है सारे नोट्स आपके ऑफिशियल वेबसाइट से बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर से बनाए जाते हैं, बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। तो ये 5 पेलोड्स तो साइंटिफिक पेलोड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज रमन फेस्टिवल। रमन फेस्टिवल क्या है, बेस्ड ऑन द एपिसोड फ्रॉम द रामायण बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्लासिकल रामलीला। रामलीला से थोड़ा सा डिफरेंट है। और रमन फेस्टिवल किस तरह से बनाया जाता है ये अपन इसके अंदर देखेंगे। तो वही रामायण के एपिसोड्स हैं, उनका एक तरह से पिक्चराइजेशन करा जाता है, राइट, ड्रामेटिक फॉर्म के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, वही राम की कथा, राम कथा, रामायण, राइट, उसके एपिसोड सुनाते हैं, है ना। और इसके अंदर डेटीज जो होते हैं वो मास्क पहनकर, ये सारे मास्क दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह से मास्क पहन के अलग अलग डेटीज यहाँ पर डांस करते हैं, ठीक है। लोकल लीजेंड्स यहाँ पर डांस करते हैं और एक तरह से मिथिकल डांस होता है, मिथिकल एक तरह से इसको नरेटिव अपन इसके अंदर बोल सकते हैं, राइट। प्लस ये क्या है, एक तरह से एक टेम्पल है जिसको बोला जाता है भूमियाल देवता टेम्पल, भूमियाल देवता टेम्पल, ठीक है। और वो भूमियाल देवता टेम्पल है ना, उसके अंदर ये जो होता है ये डांस फेस्टिवल। अब नेक्स्ट जो है दैट इज रमन फेस्टिवल। रमन फेस्टिवल अपन को समझना है। रमन फेस्टिवल एक्चुअली रमन से आप राम याद रख लेना, ठीक है। तो रामायण का ही पिक्चराइजेशन है, राइट, रामायण का ही ड्रामेटिक फॉर्म के अंदर पिक्चराइजेशन है, दैट इज नोन एज रमन फेस्टिवल, राइट। तो बेस्ड ऑन द एपिसोड फ्रॉम द रामायण बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्लासिकल रामलीला। रामलीला जैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग ये होता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो डिवाइन स्टोरी यहाँ पर सुनाई जाती है, ठीक है।
कि एक राम थे, एक सीता थी, लक्ष्मण थे, राइट। ये सब चीजें इसके अंदर सुनाई जाती है, राइट। और यहाँ पर फिर डांस भी होता है, इसके साथ साथ डांस हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट लोग मास्क लगा के डांस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटीज के फॉर्म में। क्या ये अग्नि देवता कर रही है, राइट, ये वरुण देवता डांस कर रहा है, इस तरह से डांस होते हैं, ठीक है। लोकल लीजेंड्स जो होते हैं, लोकल स्टोरीज जो होती हैं, उसके अंदर भी उसकी भी बात यहाँ पर होती है, राइट। और एक तरह से लोकल नैरेटिव यहाँ पर फॉलो होता है, लोकल नैरेटिव भी फॉलो होता है। तो एक तो यूनिवर्सल डायमेंशन के अंदर तो राम कथा चल रही है, उसके साथ साथ लोकल नैरेटिव भी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, राइट। दूसरा एक टेम्पल है, का नाम आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर, भूमियाल, भूमियल देवता टेम्पल, ठीक है। भूमियल देवता टेम्पल है इसके अंदर, जो कि सलूर सलूर डूंगरा यहाँ पर है, सलूर डूंगरा के अंदर, राइट। तो इस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर होता है, आप देखेंगे तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर होगा कि प्रीस्ट भी होता है यहाँ पर, मास्क मेकर्स भी होते हैं, ठीक है, ड्रम प्लेयर भी होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फंडिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, विलेजेस से यहाँ पर फंडिंग आती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो देयर, राइट। तो यहाँ पे देखो, डिवाइन स्टोरी टेलर, द परफॉर्मेंस include recitation of the Ram Katha episode from the Ramayana combined with mask dance of deities and local legends, blending mythical and the local narrative layers. Secret space, it is held in the courtyard of the Bhumiyal Devta temple in the Salur Dugra, ठीक है। थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में एंटायर विलेज हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स, रोल्स आर कास्ट बेस्ड, ठीक है। कास्ट बेस्ड रोल्स होते हैं, जैसे प्रीस्ट, मास मेकर्स, ड्रम प्लेयर्स, ये सब होता है। फंडिंग कम्स फ्रॉम द विलेज एंड पार्टिसिपेशन स्पेंस एल्डर्स टू द यूथ। Transmission of knowledge and the values, oral transmission of epic songs, dance forms and rituals, lore across the generation, right। तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज भी होता है, जो वैल्यू सिस्टम होता है वो डांस के फॉर्म के अंदर, एपिक सॉन्ग्स के द्वारा, राइट, उसके अंदर वैल्यू सिस्टम भी ट्रांसफर यहाँ पर किया जाता है। अब जैसे राम की कथा सुना रहा हो तो वैल्यू सिस्टम तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। सेक्रीफाइस दिख रहा है इसके अंदर आपको, कंपैशन दिख रहा है, एल्डर्स की बात कैसी मानी जाती है, इससे अच्छा कौन समझ सकता है, राइट। भाइयों के प्रति प्रेम, फ्रेटर्निटी, चारों भाई देखो कितने प्रेमी थे एक दूसरे के, राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फैमिली को कैसे चलाना चाहिए, राइट, और स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए, सब वैल्यू सिस्टम ही है। तो वैल्यू सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज एंड द वैल्यू सिस्टम यहाँ पर इसके अंदर होता है। इसी तरह से फ्यूजन ऑफ आर्ट फॉर्म, यहाँ पर हम नरेशन भी हो गया है ना, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, मास्क डांसेस भी यहाँ पर हो रहे हैं, रिचुअल ड्रामास भी हो रहा है, म्यूजिक, मास्क क्राफ्ट इनटू वन इंटीग्रेटेड फेस्टिवल, एक सिंगल इंटीग्रेटेड फेस्टिवल में ये सब चीजें हो रहा है। Festival involves theatrical performance of the Ramayana and the local legends, in which the people sing songs and wear masks while dancing. There are 18 different types of masks. एक तो भोजपत्रा है, हिमालयन ब्रिज है ना, इन सब से बने हुए हिमालय के जो हिमालयन ब्रिज जो है, एक तरह से पेड़ होता है, राइट, उसका जो पेड़ का खाल जो होती है वो होती है, राइट, भोजपत्रा, इन सब से जो कि इस इवेंट के अंदर ये लोग पहनते हैं, राइट। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर बजाए जाते हैं, जैसे ढोल, ठीक है, एक होता है धमाऊ। धमाऊ मतलब एक एक तरह से प्रिसीशन ड्रम होता है, ठीक है, छोटा सा ड्रम होता है जो बहुत ही, उसके अंदर ताल बहुत अच्छी बजती है, ठीक है। मंजीरा आपने सुना होगा, मंजीरा, ठीक है, जो हाथ में पकड़कर वो बजाते रहते हैं ना, वो छन 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 करता रहता है, उसको मंजीरा बोलते हैं, राइट। इसी तरह से बड़ी मंजीरा जो होती है, राइट, जिसमें से छन छनाहट की आवाज आती है, जिसको बोलते हैं झांझर, ठीक है, झांझर, राइट। और एक होता है भांकोरा, ये सब याद करना है भैया, भांकोरा, ठीक है। भांकोरा मतलब एक तरह से बड़ी जो होती है ना, जिसके अंदर से आवाज आती है, जो फूक मार के जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं भंकोरा, राइट। तो यहाँ पे देखो ढोल, ढमाऊ, मंजीरा, झांझर और भंकोरा, इसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स याद करने, ये किसके हैं, रमन फेस्टिवल के हैं। रमन फेस्टिवल के अंदर इस तरह से इनको यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बामियान बुद्धा। बामियान बुद्धा क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। देखिए अफगानिस्तान के अंदर बुद्धा की दो बड़ी बड़ी एक तरह से क्या है मूर्तियां हैं, उसको बामियान बुद्धा कहते हैं। अभी स्टनिंग स्कल्पचर ऑफ बुद्धा मॉडल्ड आफ्टर डिस्ट्रॉय ऑफ 6th सेंचुरी स्टैच्यू इज कमिंग टू द न्यूयॉर्क सिटीज हाईलाइन, राइट। तो आप देखो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक स्टनिंग स्कल्पचर बुद्धा की मॉडल करी गई है, राइट। और ये एक तरह से नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज बामियान बुद्धा, राइट। बामियान बुद्धा क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं।
बामियान बुद्धा का मतलब क्या है कि दो बड़ी बड़ी मूर्ति हैं बुद्धा की, और ये दो बड़ी बड़ी मूर्ति जो बुद्धा की हैं दैट इज देयर इन द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये बड़ी मूर्ति है, राइट। और इनको अपन क्या करते हैं, इनको अपन बामियान बुद्धा कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा की ये मूर्ति है, राइट। सेंट्रल अफगानिस्तान में ये मिल जाएंगी आप, राइट। बट इनको है ना तोड़ दिया गया था तालिबान के द्वारा। तालिबान जो था 2001 के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय था, राइट, अफगानिस्तान में। तो उन्होंने बम लगा के इसको उड़ा दिया था, राइट, क्योंकि उनकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। तो और धर्मों को नहीं मानते हैं, तो उसको बम लगा के उड़ा दिया। तो उसको रिवाइव अभी कराया जा रहा है। और अभी एक स्टनिंग स्कल्पचर ऑफ बुद्धा मॉडल आफ्टर डिस्ट्रॉय 6th century is coming to the न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में वैसी बुद्धा की मॉडल यहाँ पर बनाया जा रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो बामियान बुद्धा वर टू जाइंट स्टेच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा कार्व्ड इनटू द सैंडस्टोन क्लिफ्स। सैंडस्टोन क्लिफ्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं बामियान वैली इन द सेंट्रल अफगानिस्तान। They were built around the 6th century CE during a period when the Buddhism was flourishing along important trade routes such as the Silk Route। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सिल्क रूट होता है, राइट। एंड दिस इज द सिल्क रूट। सिल्क रूट का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये अफगानिस्तान से पास हो रहा है। और यहाँ पर एक तरह से बामियान बुद्धा की एक तरह से स्टेच्यूज यहाँ पर मिलती हैं, दो बड़ी बड़ी स्टेच्यू पर आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो आप देखो आर्टिस्टिकली द स्टेच्यूज वर एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ द गांधारा बुद्धिस्ट आर्ट। इसमें गांधारा आर्ट भी लगती है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ग्रीक एलिमेंट भी है और सेंट्रल एशियन आर्टिस्टिक एलिमेंट भी इसके अंदर देखने को मिलता है। दिस स्टाइल डेवलप ड्यू टू द कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडिया, सेंट्रल एशियन, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। द बामियान बुद्धास रिफ्लेक्टेड हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड द इंडिया एंड द इनटू द सेंट्रल एशिया। इंडिया से बाहर सेंट्रल एशिया के अंदर किस तरह से ये फैल चुका है, राइट, ये भी इसके अंदर दिखता है। एक्टिंग सिंबल्स ऑफ द रिलीजियस एक्सचेंज एंड द कल्चरल इंटरेक्शन। अब लीगेसी ऑफ बामियान बुद्धास अगर हम देखें तो बामियान बुद्धास वर मॉन्यूमेंटल स्टेच्यूज carved directly into the sandstone cliffs of the Bamiyan Valley and are generally dated to around the 5th century AD, right? At the time of their construction, they were the tallest standing Buddha statue in the world, symbolizing the prominence of the Buddhism along the Silk Route, right? Locally, the two statues were known as Salsal और Shamama। Shamama और Salsal उसको बोला जाता है। The largest statue Salsal stood about the 55-meter high, while the smaller one Shamama was about 38 मीटर tall, है ना। तो आप देखो ये 55 मीटर की है, ये 38 मीटर की है, ठीक है। तो एक छोटी एक बड़ी है ना। दो बहनें हैं, एक तो क्या है सालसल है और शमामा है, ठीक है। सालसल और शमामा, ये शमामा होगी और ये सालसल होगी, राइट। इधर से आपको याद करना है सालसल शमामा दो मूर्तियां हैं, दैट इज नोन एज बामियान बुद्धा, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर है और आप देखोगे ट्रेड रूट जब फ्लरिश हो रहा था तो उसके अंदर ये बनाई गई मूर्तियां, राइट। अब सालसल का मतलब क्या होता है, लाइट शाइन थ्रू द यूनिवर्स, सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशंस, while the shamama translate to the queen mother। even after their destruction, जब इनका डिस्ट्रक्शन करा गया 2001 के अंदर तालिबान के द्वारा, द बामियान बुद्धास कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द शेयर्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, हिस्टोरिकल स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड द एंड्यूरिंग वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग आर्ट एंड द हिस्ट्री फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, राइट। तो इसकी लीगेसी बहुत खतरनाक है। अगर हम देखें 27 फरवरी 2001 को तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय करा। उसके बाद ये एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से नेगेटिव इवेंट देखा गया वर्ल्ड के अंदर। और फिर आप देखो यूनेस्को ने 2003 के अंदर इसको एक तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रिकॉग्नाइज करा, है ना, और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर बोला। इन एन एफर्ट टू सिंबॉलिकली रिवाइव द लॉस हेरिटेज, 9 मई 2021 को एक तरह से इसके अंदर डिजिटली 3D लाइट प्रोजेक्शन के थ्रू वो टूटी हुई मूर्ति जो थी उसके अंदर से एक तरह से पूरी मूर्ति दिखाई गई लाइट प्रोजेक्शन के थ्रू, है ना, वर्चुअल। समझ में आ रहा है, लाइट्स को इस तरह से बनाए डाली गई इसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, कि वहां पे मूर्ति जैसा दिखा। A 3D light projection was displayed on the cliff face where the statue once stood, serving as a reminder of the site's historical vandalism। reminder of the site का एक तरह से reminder की तरह of the site's historical significance and as a global statement against the cultural destruction। I hope this is clear to everyone.